गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। तो बने रहिए हम लोगों के साथ। और राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ और वीडियोस का लिंक ले सकते हैं। बाकी आपको ना बहुत सारा टीचिंग मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो रिलेटेड टू टीचिंग एग्ज़ाम, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं डाल दूँगा इस चैनल पर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें ना 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आखिरी तक बने रहिएगा। देखो, ऑब्जर्वेशन लर्निंग मतलब प्रेक्षणात्मक अधिगम किसने कहा था? बंडूरा ने दिया था। सोशियो लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं इसे, और इसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, किसका है? बंडूरा का है। बंडूरा की क्या है? बोबोडॉल थ्योरी भी है, और क्या कहते हैं इसे? मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, और ये सबसे जल्दी कौन सीखता है इस चीज़ से? मानव के बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट, बंडूरा कनाडा का था, याद रखना। देखो, नेक्स्ट है आपका क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत की बात कौन करता है? स्किनर। ठीक है, स्किनर ने क्या किया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग को क्या कहते हैं बताओ? ये आप लोग बताओगे। ठीक है, और प्रोग्राम लर्निंग को मशीन के रूप में किसने यूज किया था? प्रेसे ने। किसने? प्रेसे ने। और देखो 1963 में ये प्रोग्राम लर्निंग इंडिया में आई थी, ये भी याद रखना। और एक चीज़ बताऊं कि साखी अभिक्रमित अनुदेशन, वैसे प्रोग्राम लर्निंग को क्या कहते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन। साखी प्रोग्राम अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया था? क्राउडर ने। क्राउडर ने। एक चीज़ बताऊं, 5 स्टेप बताए इसे इसके स्किनर ने। ऐसे बनाते ना, ऐसे ही ऐसे लिख लेना। 5 स्टेप बताए थे किसके? इसके प्रोग्राम लर्निंग के। ठीक है, इतना याद रखना। तो इसमें इन्होंने जोर दिया था किस चीज़ पे? रिटेंशन पे दिया था, नहीं इस पे दिया नहीं था। इन्होंने दिया था रीइंफोर्समेंट पे। किस पे? रीइंफोर्समेंट पे। और इन्होंने किस पे दिया था? अनुकरण करने पे और रीइंफोर्समेंट पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। और एक क्रिया प्रसूत अधिगम जिनका है ये स्किनर का, इनकी किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इतनी चीज़ें आप याद रख लेना। नेक्स्ट, अब देखो 3 कारक होते हैं अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से करते हैं? देखो, पहले वो निकाल दो जो नहीं करते। आर्थिक कभी भी नहीं करता, तो दोनों हट गए। ठीक है, अब देखो जो पर्यावरण होता है ना, उसमें ही सामाजिक, ये सब सामाजिक सांस्कृतिक आ जाते हैं। तो शरीर आपका अगर मतलब बीमार हो तो नहीं पढ़ पाओगे। पर्यावरण आपका सही नहीं है, जैसे आवाज़ आ रही है, आपके बराबर में ही 50 फैक्ट्री चल रही तो नहीं पढ़ पाओगे। और मन की प्रेरणा, प्रेरणा ही बहुत जरूरी। तो आंसर क्या है? ए, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं लर्निंग को। नेक्स्ट, देखो अभिप्रेरणा बताती है, क्या बताती है? कि व्यवहार का क्यों, ये बताती है क्यों करना है। जैसे आप अभी क्यों पढ़ रहे हैं, आपको क्यों पढ़ना है, आपको कोई काम क्यों करना है, ये कौन बताता है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को राजमार्ग किसने कहा है? स्किनर ने कहा है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखो लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ। लर्निंग क्या है? किस में हम परिवर्तन करते हैं? तो ये करते हैं बिहेवियर में। व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? आपका अधिगम है। ठीक है, नेक्स्ट है आरटीई। आरटीई कब लागू हुआ था? आरटीई 2009 है, राइट टू एजुकेशन 2009 लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। ठीक है, 7 अध्याय हैं। ठीक है, और धारा कितनी है? 38। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धारा 12, जिसमें लिखा है कि 25% कोटा दो सबको। ठीक है, याद रखना। और धारा 21 में क्या लिख रखा है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी के बारे में लिखा हुआ है, ये याद कर लेना 2। ठीक है, तो ये धारा 45, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है आरटी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है जेंडर। क्या है? देखो 2 चीज़ होती हैं, एक तो होता है जेंडर, एक होता है सेक्स। जेंडर क्या होता है? जेंडर सामाजिक होता है, और सेक्स क्या होता है? बायोलॉजिकली होता है। अब ऐसा नहीं है ना कि लड़की को लड़का बना दिया जाए, वैसे बनाया जा सकता है, आजकल सब पॉसिबल है। मगर जो कॉमन फिगर बात कर रहे हैं, तो कॉमन में क्या होता है? ये सब हमें अपने माता पिता से मिलता है। और जेंडर क्या है? ये तो समाज ने दिया है ना कि ये लड़का होगा या ये लड़की होगी। अगर शुरुआत से ही लड़की को लड़का नाम से बुलाते कि ये लड़का है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ये सब क्या है? जेंडर किसने दिया? हमें समाज ने दिया। बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा रखता है? शिक्षक क्या अपेक्षा रखेगा बताओ? बच्चों से अपेक्षा रखी जाती है बच्चे सवालों के जवाब बने बनाए ना दें। बने बनाए मतलब जैसा का तैसा ना दे दें, बने बनाए। ठीक है, अलग करके दें, कुछ क्रिएटिविटी चाहता है टीचर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, देखो भाषा शिक्षा क्या है? त्रिध्रुवी की प्रक्रिया, अर्थात 3 अंग होते हैं इसमें, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम। ठीक है,
शिक्षक क्या है, स्वतंत्र चर है। ये क्या है, बालक क्या है, आश्रित चर है। पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर है। तो ये किसने दिया है, जॉन डीवी ने दिया है, जॉन ड्यूवी। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये किताब थी, एजुकेशन एज लाइफ किताब थी, हाउ वी थिंक किताब थी, 5 स्टेप बताए चिंतन के, प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं, आधुनिक समय में समस्या समाधान के जनक हैं, पुराने समय में समस्या समाधान के जनक कौन थे, सुकरात थे, जिन्होंने खंडानवे दंडानवे दी थी। इस सब चीज़ को आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखो, बच्चों में पठन कुशलता का विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, उन्हें विभिन्न संदर्भों से जुड़ी हुई सामग्री दो। सबसे बेस्ट क्या है, अलग अलग संदर्भों से जुड़ी हुई सामग्री दोगे ना तो पढ़ने में कुशलता आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है, मूल्यांकन क्यों करते हैं, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन हो सके। किस लिए कहते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। एक तो लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर पक्ष का। नेक्स्ट, भाषा एक क्या है, भाषा कैसा है बताओ, भाषा व्यवहारिक होती है। भाषा क्या होती है, व्यवहारिक, नीरस नहीं होती, चुनौतीपूर्ण नहीं होती, सैद्धांतिक नहीं होती, हमारे व्यवहार के अकॉर्डिंग चलती है भाषा। ठीक है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि में क्या करते हैं, मातृभाषा की उपेक्षा नहीं, मातृभाषा को तो मध्यस्थ बनाया जाता है। अच्छा, ये एक है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, इसमें मातृभाषा का यूज नहीं करते, मातृभाषा का यूज इसमें नहीं करते, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है। और मध्यस्थ किस में बनाया जाता है, अनुवाद विधि में। ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड समझा है, उसमें क्या है, मातृभाषा में तो चेंज कर करके पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3, इसका जवाब दोगे आप लोग। नेक्स्ट, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, निदान मतलब होता है पहचान, निदान मतलब क्या होता है, पहचान, तो छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। ठीक है। नेक्स्ट, नैदानिक परख पत्र बनाने के लिए आवश्यकता क्या है, छात्रों की कमजोरी पता लगाने के लिए। किसके लिए, हमेशा यह याद रखना, पहचान होता है, निदान मतलब पहचान होता है, उसके बाद उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है, उपचार, याद रख लेना। नेक्स्ट, निदान परीक्षण के बाद किसकी जरूरत पड़ती है, इसके बाद जरूरत पड़ती है उपचार की। सबसे पहले डायग्नोस करोगे, फिर रेमेडी करोगे। डायग्नोस क्या होता है, निदान होता है, रेमेडी क्या होता है, उपचार होता है। नेक्स्ट, अच्छा, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, छात्र कितना जानता है, कितना जानता है, इसके लिए हम करते हैं उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण क्यों कराया जाता है, कमजोरियों का पता लगाने के लिए, कठिनाइयों का पता लगाने के लिए, दोनों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, निदानात्मक परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य कथन बताना है, तो इसका क्षेत्र व्यापक होता है निदान का, या देखो निदान व्यापक नहीं होता, ये तो उसी पक्ष का होता है जिसमें प्रॉब्लम हो रही होती है, संपूर्ण पाठ्यक्रम की जरूरत नहीं होती, इसमें केवल वही टॉपिक पढ़ाए जाते हैं उसी एरिया के बारे में, ऐसा नहीं ना, ये संपूर्ण के बारे में तो कहाँ होती है, सबमिटिव इवैल्यूएशन असेसमेंट के बारे में बात होती है, निदान में थोड़ी ना होती। अंकन थोड़ी ना किया जाता, इसमें तो केवल कम ही पहचान लेते हैं, अंक मंक नहीं देते इसमें। ये क्या है, विश्लेषण है, विश्लेषण मतलब कि इसमें बच्चा किस चीज़ में कमी है, इसमें ही क्यों रह गया, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, किस शिक्षण विधि में दिक्कत थी, तो फिर हम उससे दूर करेंगे, फिर उपचार करेंगे, ये चीज़ क्या है, विश्लेषण किया जाता है इसमें तो। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, डाउट हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। किसी बालक में पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है, क्या नहीं है, सॉरी, शारीरिक हो सकता है, स्वभाव संबंधी हो सकता है, वंशानुक्रम हो सकता है, मगर राजनीति ऐसा नहीं है कि आज बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है तो आज पिछड़ापन ज़्यादा होगा, या कांग्रेस की आ जाएगी तो ज़्यादा होगा, किसी में भी हो सकता है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है। नेक्स्ट है, निदानात्मक कार्य में अधिक क्रियाशील कौन होते हैं, बताओ, ये होते हैं अध्यापक। अध्यापक ही तो निदान करता है, विद्यार्थी तो ही ना करता है, अभिभावक भी नहीं करता, कौन करता है, अध्यापक करता है। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, बताओ। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है उपलब्धि नहीं, रुचि नहीं, पिछड़ापन दूर करना। क्या, जो उनकी समस्या आई है ना, किसमें हमने पहचान करी है ना, किसमें बताओ, सबसे पहले हमने क्या किया था, निदान, निदानात्मक में जो हमने पहचान करी है बच्चों की जो दिक्कत थी, उसका हमें पिछड़ापन दूर करना है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है, उपचारात्मक परीक्षण कब तक चलना चाहिए, कोई भी हम दवाई कब तक खाते हैं, तब तक कि वो दूर ना हो जाए प्रॉब्लम, तो जब तक पिछड़ापन दूर ना हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट, एक तरीके से दवाई है ये, और जो आप वो करा के आते हो टेस्ट, कि ये टेस्ट करो मेरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसे कहते हैं क्या, पहचान, या क्या, निदान। निदानात्मक जो परीक्षण है ना, वो आपका क्या टेस्ट है, क्या आपको दिक्कत आ रही है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पे निर्भर करती, तो ये करती समस्या के कारणों की सही पहचान पर। अब आपको हुआ मलेरिया है और आप खा रहे हो सर्दी खांसी की दवा,
या आप खा रहे हो कि थोड़ा सा बुखार की दवा और हो रखा है मलेरिया, तो सही हो पाओगे? कभी नहीं हो पाओगे। तो समस्या के कारण सही पता होने चाहिए। अब बच्चे को दिक्कत चल रही है जोड़ घटाव में, आप उसे करा रहे हो CISI के क्वेश्चन, ठीक है, तो ये चीज़ है। आंसर होगा ये। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता कब होती है? आप किसी को उपचार कब देते हो? जब उसकी प्रगति ना अनुकूल स्तर पे ना हो। मतलब आप 100 में से अगर किसी बच्चे के 100 नंबर आ रहे हो तो क्या आप उसे उपचार वो दोगे? ये उपचारात्मक नहीं दोगे। अगर किसी के 100 में से और लेवल बना रखा है कि 50 तो सबके आने ही चाहिए और 50 से भी नीचे चला जा रहा बच्चा, तो दो। मतलब जो एक स्तर बना दिया कि इतना तो सबको पास करना ही, इससे भी नीचे अगर कोई है तो उसे उपचार दिया जाता है, ठीक है। आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किया जाता है? इसके द्वारा कमियों का निदान करने की शिक्षण करते हैं, या घायलों का उपचार किया जाता है। अध्यापक छात्रों की कमजोरियों का निदान करने हेतु शिक्षण करते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। घायलों की तो कोई बात ही नहीं है, अध्यापक की कमियों की कोई बात ही नहीं आती इसमें। इसमें तो छात्रों की बात आती है, और घायल होने से मतलब नहीं है, इसमें तो कमजोरियों की दिक्कत होती है। नेक्स्ट, अब देखो ये कुछ क्वेश्चन वैसे डाल दी मैंने अपनी किताब से, मतलब जो किताब मैंने खरीद रखी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ये समावेशी शिक्षा ही करता है। यह विचारधारा कि सभी बच्चे एक नियमित, ये भी वही बात है, ये भी क्या है? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट, एक शिक्षक को चाहिए क्या? क्या चाहिए एक शिक्षक को? बताओ। एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे ना, ये तो गलत है। ये आएगा, यह संप्रेषित करे कि कक्षा कक्ष में सभी सांस्कृतिकों का सम्मान करता है और महत्व देता है, कि सभी संस्कृति सही है, सभी को वो महत्व देता है, सभी का सम्मान करता है, ये देख करना चाहिए टीचर को। आंसर हुआ है सी। नेक्स्ट, प्रभावी रूप से बच्चे कब सीखते हैं? बताओ। जब सक्रिय रूप से भाग लेते हैं विभिन्न गतियों में। सक्रिय, याद करना हमेशा गलत होता है, नकल करना गलत होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों को प्रश्न कक्षा में प्रश्न करने के लिए क्या करने? हतोत्साहित नहीं करते, रोकते कभी है नहीं, और अनुमति नहीं देनी चाहिए, गलत। प्रेरित करना चाहिए, सही। सार्थक अधिगम कब होता है? बताओ। कंठस्थीकरण से हो नहीं सकता, ये होगा अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया से, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, बच्चों की गलतियाँ क्या बताती हैं? बताओ। बच्चों की गलतियाँ बताती हैं कि अधिगम का एक भाग है। गलतियाँ किसका है? सीखने की प्रक्रिया का भाग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो अंतर्दृष्टि दे रखी है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है? गेस्टाल्टवाद का। पूर्णता की बात करता है, पूर्ण से अंश की ओर। किसने दिया था? बर्दीमर ने, 1912 में आया था, ठीक है। और इसमें कौन था? कोहलर था, जिसने सबसे ज़्यादा चिंपैंजी सुल्तान नाम पे प्रयोग किए थे, ठीक है, याद रखना। द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद किसने दिया? तो कोफका ने दिया है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, मूल्यांकन को क्या है? बताओ। हमेशा ना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग मानना चाहिए। मूल्यांकन क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का भाग। देखो यहाँ केवल दे रखा है, काट दो, ठीक है। नेक्स्ट, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या होता है? बताओ। अधिगम है सक्रिय, सक्रिय जहाँ आ जाए ना सबसे बेस्ट है, और सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। आपके लिए जो होमवर्क है ना वो ये है कि द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, दोबारा लिखता हूँ, द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, ये किताब किसने लिखी? या आप ये बता देना कौन सी? एनिमल इंटेलिजेंस, ये किताब किसने लिखी? या आप बता देना बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किताब। आप अगर इन तीनों में से एक भी किताब बता पा रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आपकी पढ़ाई सही चल रही है। अगर इन तीनों में से एक भी किताब नहीं आ रही है ना, तो आपको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। और बाकी आप बने रहिए कंटिन्यू, और कमेंट बॉक्स में पूछ लेना इनके अगर आंसर ना आते हो आपको तो, ठीक है। अगर कोई जवाब भी दे देता है ना कमेंट बॉक्स में, फिर भी आप लिखना, उससे ना आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अपनों का ध्यान रखना। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं कि बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी चलती रहे, और किसी चीज़ पे ध्यान मत देना, मतलब किसी पे भी फोकस मत करना, क्योंकि जिसको ज़्यादा टाइम दे दोगे ना उसको तुम्हारे टाइम की वैल्यू नहीं होगी कभी भी, याद रखना। तो टाइम मत देना कभी किसी को ज़्यादा। ये चीज़, इस निष्कर्ष पे पहुँचो कि टाइम ज़्यादा देने से ना खुद की वैल्यू कम होती है, तो थोड़ा सा दूरी बना के रखो, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बाकी पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दो, यहाँ से ना सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है पढ़ने से, तो इस चीज़ पर फोकस करो। तो सब लोग अच्छे से इसका जवाब देंगे। बाकी अपना ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।